हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ किसके द्वारा बनाई गई, अजंता गुफा की स्थिति क्या है, अजंता गुफा का अध्ययन किस बौद्ध कला के अंतर्गत किया जाता है, और लामा तारानाथ ने 3 बौद्ध शैलियों का उल्लेख किए थे, देव शैली, नाग शैली, यश शैली। इस पर चर्चा हम लोग किए थे। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अजंता गुफा के चित्रों की जब खोज हो गई तब उसकी सुरक्षा के लिए, ए आस्था हल्ला मत करो, उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किया गया। और यहाँ अगर हम लोग अजंता गुफा के सुरक्षा की बात करें तो यहाँ सुरक्षा के लिए कई प्रयास किए गए। दोस्तों, हैदराबाद के निजाम ने पुरातत्व विभाग को निर्देशित करके 1903-4 ईस्वी में चित्रों के सम्मुख जाली लगवा दिया। इसमें चित्रों की बड़ी तेज़ी से क्षति हो रही थी, लेकिन इससे भी जो है अजंता गुफा के चित्रों की क्षति बंद नहीं हुई। और बाद में 1908 ईस्वी में चित्रों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षाकर्मी या क्यूरेटर की नियुक्ति कर दी गई। लेकिन दोस्तों, इससे भी चित्रों की क्षति रुकी नहीं, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तब स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अधीन ले लिया। तो दोस्तों, ये कुछ सुरक्षा के लिए प्रयास किया गया था। असल में इस अजंता गुफा के चित्रों को क्षति कौन पहुंचा रहा था, नुकसान कौन पहुंचा रहा था, और उस नुकसान को भरपाई के लिए, वो नुकसान ना हो इसके लिए कुछ प्रयास किए गए थे सुरक्षा के लिए। देखते हैं अजंता गुफा को किन किन लोगों के द्वारा क्षति पहुंचाई गई। अजंता गुफा की क्षति अजंता गुफा के चित्रों की जो क्षति हुई ये कई लोगों के द्वारा किया गया। और इसमें एक थे डॉक्टर बर्ड, ये मुंबई के पुरातत्वविद थे, और इन्होंने अजंता गुफा के चित्रों को पत्थरों सहित कटवा करके उसे मुंबई संग्रहालय में भिजवा दिया। इससे भी चित्रों की बहुत ज़्यादा क्षति हुई। और इसके अलावा जो हैदराबाद के निजाम के छोटे कर्मचारी थे वो भी पर्यटकों को पैसों की लालच में चित्रों को पत्थरों सहित काट करके दे दिया करते थे। दोस्तों, इन 2 लोगों के साथ नुकसान पहुंचाया ही गया। साथ ही जो पशु पक्षी उन्हें कृत्रिम गुफाओं में रहा करते थे, उन पशु पक्षियों के बीच से जो है चित्र गंदे हुए और चित्र नष्ट होना शुरू हो गए उससे भी। और साथ ही साथ यहाँ जो बौद्ध साधु सन्यासी होते थे वे अपने भोजन बनाने के लिए लकड़ी वगैरह का प्रयोग करते थे, और उससे निकलने वाले धुएं से भी चित्रों की जो है अपनी चित्र मौलिकता नष्ट करने लगे, क्योंकि धुएं वगैरह से भी जो है चित्र गंदे होने शुरू हो गए। तो यहाँ नष्ट करने वालों में साधु सन्यासी, पशु पक्षी, निजाम के छोटे कर्मचारी और डॉक्टर बर्ड, इन लोगों के द्वारा नुकसान पहुँचाया गया। और दोस्तों, 1920 ईस्वी में इटली से
वैज्ञानिक द्वारा इन गुफाओं के चित्रों की सुरक्षा के लिए, सारी चित्रों की सफाई के लिए एक केमिकल का प्रयोग किए और केमिकल के प्रयोग से भी चित्रों की मौलिकता नष्ट हो गई। तो दोस्तों देखते हैं क्षति पहुंचाने वालों में डॉक्टर बढ़ रहे हैं। ये मुंबई के पुरातत्वविद थे। ये पूरे चित्रों को कटवा करके मुंबई संग्रहालय में ले आए थे। निजाम के छोटे कर्मचारी रहे जो वहाँ सुरक्षा वगैरह में लगे थे। ये छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसे की लालच में चित्रों को पत्थरों सहित काट करके पर्यटकों को बेच दिया करते थे। तो इससे भी चित्रों को नुकसान पहुंचा। और इसके अलावा जो साधु सन्यासी थे, इनके द्वारा भोजन बनाने के कारण जो गुफाओं में चित्रों को क्षति पहुंची। और इसके अलावा पक्षियों के बीट, ये मल होता है उनका, इसके द्वारा भी चित्रों की क्षति पहुंची। और 1920 ईस्वी में इटली के कला वैज्ञानिक जो चित्रों की साफ सफाई के लिए आए थे, लेकिन ये जो चित्र रहे उनकी साफ सफाई से अपनी मौलिकता खो दी। तो कहा जाता है कि इनके द्वारा भी चित्रों को क्षति पहुंचाई गई। तो ये लोग चित्रों की क्षति पहुंचाने वालों में हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हम लोग देखें कि बाद में इसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किया गया। दोस्तों अब एक चीज़ बचता है कि अजंता गुफा में कितने चित्र सुरक्षित हैं। यानी अजंता गुफा में सुरक्षित चित्र दोस्तों अजंता की पूरी गुफा चित्रों से हरी भरी रही, लेकिन समय के साथ चित्रों की संख्या वहाँ से कम होती गई। समय के साथ चित्र नष्ट होते गए और हम लोग अभी देखे भी थे अजंता गुफा को नष्ट करने वालों में कई लोगों का योगदान था। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अजंता गुफा में शुरुआत में जो चित्र थे वही बाद में भी रहे, क्योंकि अजंता गुफा में शुरुआत में तो लगभग सभी गुफाओं में चित्र थे। हम लोग देखे हैं कि 1819 ईस्वी में इसकी खोज हुई। और अगर हम लोग देखें 1876 ईस्वी तक, दोस्तों 1876 ईस्वी तक यहाँ कुल 21 गुफाओं में चित्र शेष बचे थे। लेकिन समय के साथ साथ चित्रों की संख्या कम होती गई। दोस्तों संरक्षण के अभाव में 1910 ईस्वी तक आते आते यहाँ पर केवल 9 गुफा में ही चित्र बचे। और अगर हम लोग वर्तमान समय में देखें
वर्तमान समय में केवल 6 गुफा हैं, इसमें चित्र बचे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों 6 गुफा कौन कौन सी है जिसमें चित्र बचे हुए हैं। यहाँ गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 9, 10, 16 और 17, ये 6 गुफाएं हैं जिसमें वर्तमान समय में चित्र बचे हुए हैं। और इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि सबसे प्राचीन गुफा संख्या 9, 10 है चित्रित गुफाओं में। हालांकि कुछ गुफाओं के बारे में और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो अजंता की गुफा है, अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 29 और गुफा संख्या 30। तो गुफा संख्या 29 ये सबसे बड़ी गुफा है। और गुफा संख्या 30 सबसे छोटी गुफा है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे कि यहाँ अजंता में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है। तो दोस्तों अजंता की गुफा में सबसे प्राचीन गुफा संख्या 13 है। लेकिन गुफा संख्या 13 में चित्र नहीं बचे हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए अजंता गुफा की सबसे प्राचीन चित्रित गुफा कौन सी है, तो गुफा संख्या 9, 10 है। लेकिन सामान्य रूप से पूछ लिया जाए कि सबसे चित्रित गुफा कौन सी है, तो गुफा संख्या 13 है। ये सबसे प्राचीन है, लेकिन इसमें कोई चित्र नहीं बने हैं, बचे नहीं हैं। बने तो थे लेकिन समय के साथ वो नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ सबसे प्राचीन गुफा संख्या 13 है। लेकिन एक और प्रश्न बनता है, सबसे प्राचीन चित्रित गुफा, तो गुफा संख्या 10 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए दोस्तों कि सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, सबसे प्राचीन चित्रित गुफा कौन सी है। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि अजंता की जो गुफा है इसमें सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है। और ये जो प्राचीन गुफा है वह हीनयान से भी संबंधित है। हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था हीनयान और महायान के रूप में। तो यहाँ 6 गुफाएं हैं जो हीनयान से संबंधित हैं। और हम लोग तो देखे थे 13वां सबसे प्राचीन है। लेकिन यहाँ हम लोग प्राचीन गुफा देख लेते हैं, अजंता की प्राचीन गुफा। और ये प्राचीन गुफा हीनयान से संबंधित है। और इन्हें की भी संख्या 6 है। तो इन 6 गुफाओं में गुफा संख्या 8, 9,
इसमें एक तरह से क्रम में 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो इसमें सबसे प्राचीन ये है, सबसे अधिक प्राचीन है, और चित्रित में सबसे प्राचीन ये रहेगा, अभी आप लोगों को बताए हैं। तो ये छा हीनयान से संबंधित और प्राचीन गुफा देखें दोस्तों। यहाँ पर छा चैत्य गुफा देखेंगे दोस्तों। चैत्य और बिहार, चैत्य होते थे जिसमें पूजा परक स्तूप बने होते थे बौद्ध भिक्षुओं के लिए, और बिहार वो होते थे जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे। तो हम लोग देखते हैं अजंता की चैत्य गुफा। तो दोस्तों इसकी भी संख्या 6 है। और यह है 9, 10, 19, 26, 29, 30, ये चैत्य गुफा है दोस्तों। ये चैत्य गुफा देख लिए, और ये सबसे प्राचीन गुफा देख लिए, इसकी भी संख्या 6 ही थी। इसमें गुफा संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13 और चित्रित गुफा, इसकी भी संख्या 6 ही है। पीछे हम लोग चर्चा किए हैं। इसमें चित्रित गुफा में 9, 10 1, 2, 9, 10 और 16, 17 ये 6 गुफाएं हैं। थोड़ा सा कंठस्थ कर लीजिएगा। और अजंता की गुफाओं का जो है में कहाँ सुरक्षित चित्र हैं, कौन चैत्य है, कौन बिहार है, ये सब चीज़ें देखें। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है अजंता का निर्माण समय। अजंता गुफा के जो चित्र हैं उनका निर्माण समय देखते हैं कि कब से कब तक कितने वर्षों में अजंता गुफा का निर्माण होता है। दोस्तों अजंता गुफा का निर्माण समय लगभग 900 वर्षों तक चला। 200 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और 700 ईस्वी तक इसके चित्र चित्रित होते रहते हैं। तो इस तरह से कुल 900 वर्ष रहे अजंता गुफा की चित्रकारी के लिए, यानी 700 पहले और 2000 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व पहले, तो 700 में 200 जुड़ जाएंगे तो 900 वर्ष हो जाएंगे। तो दोस्तों अजंता गुफा का जो समय है ये है 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। अर्थात 700 प्लस 200 यानी 900 वर्ष तक अजंता गुफा का निर्माण होता रहा। दोस्तों इन 900 वर्षों में भारतीय राजनीति में कई वंश के शासकों ने शासन किया। तो यहाँ देखते हैं कभी कभी यहाँ से प्रश्न ही पूछा जाता है। दोस्तों जब इस अजंता गुफा का निर्माण हो रहा था तो उस समय गुप्त
वाकाटक, चालुक्य। यानी कौन कौन राजवंश थे? राजवंश में गुप्त राजवंश है, वाकाटक, चालुक्य, शक, सातवाहन, कई राजवंश आए। लेकिन सर्वाधिक शासनकाल गुप्तों का रहा। इसलिए अगर इन राजवंशों में किसी एक को वरीयता देनी होती है तो हम लोग पहली वरीयता गुप्त वंश को देते हैं। अगर विकल्प गुप्त नहीं है तो हम दूसरी वरीयता वाकाटक वंश को देते हैं, क्योंकि गुप्तों के समय में हालांकि इनका कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं था गुप्त शासकों का, लेकिन उत्तर भारत में शासन इन्हीं का था। लेकिन दक्षिण भारत के में वाकाटक वंश थे। इनका निर्माण जो है इस गुफा में, इस गुफा के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और इनका भी शासनकाल लंबे समय तक था। तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन इनका शासनकाल था उत्तर भारत में। तो यहाँ देखेंगे विकल्प में गुप्त और वाकाटक में एक ही विकल्प देगा, और जो भी विकल्प देगा अपने हिसाब से उसको जो है देख लीजिएगा कि अगर गुप्त देता है तो गुप्त लगा दीजिएगा, गुप्त नहीं देता है वाकाटक देता है तो वाकाटक लगा दीजिएगा। और अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं अजंता गुफा में जो भित्ति चित्रकारी हुई है, ये म्यूरल आर्ट का उदाहरण है। तो यहाँ अजंता गुफा पर जो चित्रकारी हुई है वो विधिवत भित्ति चित्रकारी है। कई बार प्रश्न पूछ जाता है अजंता गुफा पर किस तरह के चित्र चित्रित हुए हैं, फ्रेस्को हुए हैं कि टेम्पेरा हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों विधियों से चित्रकारी हुई है, लेकिन सर्वाधिक चित्रकारी टेम्पेरा विधि से हुई है, इसलिए यहाँ पहली वरीयता टेम्पेरा विधि दी जाती है। अगर विकल्प में टेम्पेरा नहीं है तो फ्रेस्को लगा दीजिए। तो देखते हैं अजंता के भित्ति चित्रण। सामान्य रूप से जान जाइए कि अजंता में जो चित्रकारी हुई है वो टेम्पेरा और फ्रेस्को इन दो विधियों से हुई है, लेकिन इसमें हम लोग पहली वरीयता टेम्पेरा को देंगे, दूसरी वरीयता फ्रेस्को को देंगे। और यहाँ से कई बार प्रश्न आया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में क्या विकल्प दिया गया है। एक आध बार प्रश्न आया हुआ उसमें टेम्पेरा विकल्प में ही नहीं दिया गया था, तो वहाँ फ्रेस्को लगा दिया गया था सबसे अधिक चित्रकारी। कई प्रश्नों में फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों दिया गया है तो वहाँ टेम्पेरा लगा दिया जाता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि भित्ति चित्रकारी करने के लिए सबसे पहले धरातल तैयार करते थे लोग, और इस धरातल को तैयार करने के लिए ये लोग चूना, गोबर, खड़िया, बारीक बजरी, धान की भूसी, उड़द की दाल का पानी और इन सबको अलसी के पानी में कई दिन तक इसे फुला करके
एक गारा बनाते थे और उस गारे को जो सतह पर कहीं भी उबड़ खाबड़ होता था जो है वहाँ लगाकर एक तरह से उसको बराबर करते थे कि जिससे जो है गुफा की दीवार में कहीं भी खुरदरापन या कहीं दीवार ऐसी ना हो कि जिस पर चित्रकारी करना संभव नहीं हो। तो इसलिए गुफा की दीवारों पर उस गारे से उसे पूरी तरह से जो है समतल कर दिया जाता था, बराबर कर दिया जाता था। और बराबर करने के बाद में ऊपर से अंडे की जर्दी इतनी मोटी चूने की एक परत लगाई जाती थी, चूना लगाया जाता था। और दोस्तों वह कौन सा चूना है जो 200 ईसा पूर्व पहले लगाया गया और आज भी सुरक्षित है। हम लोग देखे हैं कि अजंता गुफा में जहाँ भी चित्र सुरक्षित बचे हुए हैं वहाँ ये चूने अभी भी हैं। तो दोस्तों इस चूने को तैयार करने में कई वर्ष लग जाते थे, कई सौ वर्ष लग जाते थे। असल में इस चूने को आप खुद अपने हाथ में भी तैयार कर सकते हैं। असल में ये चूना होता था। चूना तैयार करने के लिए ये लोग पहले कोयले के आग पर जो है मिट्टी के लकड़ी के कोयले की आग पर इसको जो है भूनते थे, गरमाते थे, जो है गर्म करते थे कोयले से, लकड़ी के कोयले से चूना पत्थर को। और गर्म करने के बाद में एक एक करके जो है उसको ठंडा करते थे। और जब उसका पानी गर्म हो जाता था तो पानी थोड़ा सा चेंज करके उसमें ठंडा पानी डाल करके जो है पुनः जो है जितना भी कोयला, जितना भी चूना भिगोना होता था उसको कोयले की आग पर गर्म करके पानी में डालते जाते थे। दोस्तों कभी कभी जो है उसमें पुराना से पुराना अगर गुड़ मिल जाता था तो वो भी डाल दिया जाता था। और इसके बाद में उसको रख देते थे, अगले दिन देखते थे तो उसके ऊपर एक पपड़ी सी हल्की सी पड़ी होती थी, तो आराम से उस पपड़ी को निकाल कर बाहर फेंक देते थे। उसको डंडे से चला करके पानी भर करके जो भी थोड़ा खाली होता था रख देते थे। दूसरे दिन फिर उसमें देखते थे पपड़ी थोड़ी सी पड़ी हुई है, उसको निकाल कर फेंक देते थे। तो ये प्रक्रिया अगर हम सालों तक कर दें तो वो चूना आज के वर्तमान समय में जो तमाम पुट्टियाँ आ रही हैं उससे मजबूत होगा। तो इस तरह से ये लोग चूना बनाते थे जो है, और उसको बनाने में भी कई वर्ष लग जाते थे। तो यहाँ हम लोग अभी थोड़ा सा देख लें जो चित्रकारी की दो तकनीकियाँ हैं, फ्रेस्को और टेम्पेरा। दोस्तों यहाँ जो चित्रकारी होती थी, टेम्पेरा जो चित्रकारी होती थी ये सूखी भित्ति पर होती थी और फ्रेस्को ये गीली भित्ति पर होती थी। असल में टेम्पेरा में होता ये था कि इसमें लुगदी बनाई जाती थी और लुगदी बनाने के पश्चात जो चित्र होते थे, जैसे मान लीजिए लुगदी बनाया गया और एक हमें फूल का चित्र बनाना है, ये मान लीजिए लाल बनाना है, तो इसमें लुगदी में लाल रंग दिया जाता था और ये लुगदी चिपका दी जाती थी। यहाँ यहाँ लाल रंग की लुगदी, मान लीजिए इसको पीला रंग इसे भरना है तो लुगदी में पीला रंग डाल करके लुगदी पूरी चिपका दी जाती थी। और जब लुगदी सूख जाता था तब इसको खुरच करके लुगदी को निकाल देते थे और भित्ति या दीवार रंग को अज्ञात कर लेती थी। और कहीं कहीं लुगदी को उजाड़ने के क्रम में रंग भी जड़ जाते थे। ए आस्था, अभी तुमको बहुत मारेंगे। तो यहाँ उजाड़ने के क्रम में कभी कभी लुगदी भी उजड़ जाती थी, तो पुनः लुगदी चिपका करके जो है
वहाँ रंग भरा जाता था। और फ्रेस्को में होता है था कि फ्रेस्को में जो भी हम चित्र बना रहे हैं, इसमें साथ साथ हम लोग रंग भरते चलते थे। जो भी चित्र बना रहे हैं साथ साथ ब्रश से रंग भरते चलते थे, यानी गीली भित्ति पर रंग फैला फैला करके। तो ये टेम्पेरा विध नहीं, ये फ्रेस्को विध होती थी, जो रंगों की सहायता से गीले भित्ति पर रंग फैला करके उसके माध्यम से चित्रों को चित्रित करते थे। तो ये फ्रेस्को विध होती थी, जो गीली भित्ति पर, कई बार प्रश्न पूछा गया है, सूखी भित्ति पर टेम्पेरा होती थी चित्रकारी, और फ्रेस्को विध से गीली भित्ति पर चित्रकारी होती थी। और ये भित्ति चित्रकारी के उदाहरण हैं, इसी को इंग्लिश में म्यूरल कहा गया है। चाहे फ्रेस्को हो चाहे टेम्पेरा हो, सब म्यूरल के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग अभी तक के लेक्चर में देखे हैं भित्ति चित्रकारी की कौन कौन सी विधि है, गुफाओं का निर्माण समय कब से कब तक है, और साथ ही साथ अजंता गुफा के चित्रों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास किया गया, अजंता गुफा में कितने सुरक्षित चित्र हैं वो हम लोग देखे हैं, अजंता गुफा के चित्रों की क्षति किन किन लोगों के द्वारा पहुंचाई गई, और साथ ही साथ हम लोग देखे हैं कि आगे देखेंगे भी अजंता गुफा के जो चित्रकारी के विषय हैं क्या हैं उसको देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।